नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल टीच कास्ट ई लर्निंग में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ कि कंप्यूटर है क्या, इसको बनाया किस लिए गया था, इसका मकसद क्या था बनाने का, है ना। और इसकी जनरेशन कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं कोई थ्योरी या कोई थ्योरिकल नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कंप्यूटर है क्या चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब भी हमको कोई चीज़ बनानी होती है या कुछ रिक्वायरमेंट होती है हमारी कुछ, है ना, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है ना। हमको भूख लगती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो भूख लगती है तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लाइक कि हमको खाना फूड चाहिए होगा। उसी प्रकार हमारी बेसिक नीड जो हमारी एक जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है 1940 से 1956 के बीच में एक कंप्यूटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर की पहली जनरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक जो है कौन है? सर चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज जी ने ही कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, और अब सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि ये कंप्यूटर में है क्या चीज़। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे स्क्रीन पे लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर वर्ड किससे बना हुआ है? कंप्यूटर वर्ड जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं पुराना कंप्यूटर है एक। कंप्यूटर वर्ड जो बना हुआ है वो बना है कंप्यूट वर्ड से। ठीक है, हम कंप्यूटर में से आर हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कंप्यूट। तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, है ना। अगर शुद्ध हिंदी में हम बात करें तो उसको बोलते हैं संगणक। राइट, क्लियर है? हाँ। अब अब ये गिनती विनती का चक्कर कैसे क्या है, कंप्यूटर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं बना लिया? अच्छा, हमारे पास पहले कुछ था। ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ गिनती विनती नहीं करते थे, कंप्यूटर के आने के बाद ही ये सब प्लस माइनस और जोड़ घटाना चालू हुआ है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पहले था अबाकस। ठीक है, यहाँ पे वैदिक काल की हमारी गणित का ये कंप्यूटर था। ठीक है, और इसमें तो बहुत सारी कुछ कुछ रिंग्स वगैरह है, कुछ है ना, लाइक जैसे मोती होते हैं उस टाइप पे कुछ छड़ें लगी हुई हैं और कुछ फ्रेम है ना। यहाँ पे इनको बीट्स बोलते हैं। बीम है, यहाँ पे रॉड्स लगे हुए हैं, फ्रेम है। ठीक है, लोअर डेक है, अपर डेक है, यहाँ पे 2 डेक का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो आविष्कार हुआ था वो चाइना में हुआ था, 2nd सेंचुरी BC में, है ना। तो हालांकि ये आज भी है ना, बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में आज भी अबाकस को छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि मैथ में इतना कैलकुलेटिव हो जाते हैं वो, ये इससे इतना रट जाता है उनको कि दिमाग में ये जो फ्रेम है ये उनके दिमाग में आ जाता है बिल्कुल। इतना वो लोग इस पे रिहर्सल प्रैक्टिस करते हैं कि वो ब्रेन में आ जाता है, और वो लोग आप कुछ भी उनको मल्टीपल कैलकुलेशन दीजिए, वो आपको मल्टीपल कैलकुलेशन करके दे देंगे। एक अबाकस का स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कैलकुलेशन कर लेगा, प्लस माइनस डिवाइड, आप कितनी भी संख्याएं दे दो आपको कैलकुलेटर जैसे जवाब देगा कंप्यूटर, बिल्कुल फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो जो है कंप्यूटर हमारा इसलिए बना क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम होती थी, है ना। अब मान लो कि कोई इंसान को थोड़ा ना बैठाएंगे, इंसान तो लिमिटेड वक्त के लिए काम करता है, हमेशा तो काम कर नहीं पाएगा, 24 घंटे तो काम कर नहीं पाएगा, इंसान मशीन तो है नहीं। तो हमने बनाया कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है कि ये हमारी गणनाओं को करने के लिए बनाया गया। सबसे पहले तो हमारा जो मकसद था जो कंप्यूटर बनाने का, वो गणनाओं को कम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए किया गया, कि इस कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उनसे कैसे हम बचें और कैसे इनको बड़े आसानी से सॉल्व करें, है ना। इसके लिए हमने कंप्यूटर को बनाया, सर चार्ल्स बैबेज ने बनाया। ठीक है, अब जैसे अब प्रोसेसिंग क्या होता, क्या है कि जैसे आपको छोटी मोटी, आज की डेट में हम आपको छोटी मोटी गणना दे दें। ठीक है, अब जैसे मैं बोल लूँ 2+2 तो आप बोलोगे 4। अब मैंने बोला इंटू 2 तो 4×2 कर दोगे आप। ठीक है, इसके बाद मैं और लंबी कुछ कैलकुलेशन देते जाऊँगा, डिवाइड बाय, प्लस इतना, प्लस वो, तो आपको जो है ये जो कार्य हो जाएगा आपके लिए जटिल हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन कंप्यूटर के लिए ये जटिल नहीं होता है। कंप्यूटर जो है आज की डेट में आपकी सारी कैलकुलेशंस को करके सेकंडों में आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मकसद तो समझ में आ गया कि हमने कंप्यूटर का निर्माण क्यों किया, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था कि हमें जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी, तो कैलकुलेशन के लिए हमने ये कंप्यूटर का निर्माण किया गया। ठीक है? कंप्यूटर बना है कंप्यूट वर्ड से, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कंप्यूट मतलब गणना करना, कंप्यूटर मतलब संगणक, आर लगा दिया तो संगणक, ठीक है? शुद्ध हिंदी में संगणक हो गया। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। ठीक है? यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के जनरेशंस की। अब जनरेशन क्या होती है? क्या होती है जनरेशन? पीढ़ियाँ। ठीक है? पीढ़ियाँ किसको बोलते हैं? जब भी कोई एक बड़ा कार्य होता है, जब भी एक बड़ा बदलाव होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? उसको पीढ़ी बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। ठीक है? जैसे क्या होता है कि पहले जैसे मेरे दादाजी, उनको देखा जाए तो धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है? फिर जनरेशन थोड़ी सी बदली, वो पैंट शर्ट पे आ गए। मेरे पिताजी वो पैंट शर्ट पहनते हैं। अब जनरेशन थोड़ी और बदली, मैं आया, मैं जीन्स टी शर्ट पहनता हूँ। ठीक है? अब हम मेरा लड़का है, उसके आगे क्या पहनेगा मुझे आई डोंट नो अबाउट, वो उसकी चॉइस है कि वो क्या करेगा। ठीक है? तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो, चाहे वो मशीनरी में बदलाव हो, जो भी ये बदलाव होते हैं, तो ये बदलाव क्या कहते हैं? जनरेशन कहलाते हैं। ठीक है? समझ में आया? जब भी कोई चेंजेस आते हैं, जब भी कुछ होता है, तो हम इसको कहते हैं जनरेशन। जनरेशन में बदलाव आया। ठीक है? अब हम बात करते हैं पहली जनरेशन की, कंप्यूटर की, है ना? कंप्यूटर की जनरेशन मतलब क्या हुआ, जब कंप्यूटर बना तो साइज में इतना बड़ा था कि आप मान लीजिए कि एक कमरा, दो कमरा उसके लिए छोटा पड़ जाएगा, है ना? बड़ा सा हॉल। पहले क्या था कि मतलब आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हम जो है आज कंप्यूटर के बाहर बैठ के काम करते हैं, पहले कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करते थे। राइट? ये डिफरेंस है आज के कंप्यूटर में और उस समय के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट जनरेशन की। तो ये जनरेशन आपकी आई है 1940 से 1956 के बीच में, है ना? ये 1940 1956 मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में बहुत सारे काम होते रहे, है ना? बहुत सारे बदलाव, इम्प्लीमेंटेशन, है ना? काम करते रहे कि आगे हम इसको कैसे कुछ अच्छा करें, कि हम कुछ बड़ा करें, कि ये प्रॉब्लम्स हमारी जो चल रही हैं ये और कैसे स्मूथ काम करे, छोटा कैसे हो जाए। तो इस पे ये काम करते रहे धीरे धीरे। ठीक है? तो इसके लिए कुछ समय लग गया, है ना? भाई जनरेशन इतनी जल्दी तो बदलेगी नहीं, छोटा मोटा बदलाव तो ठीक है, जब बड़ा बदलाव होगा तभी जनरेशन बदलेगी, तभी हमारा कुछ भला होने वाला है। ठीक है? तो जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया गया? इसमें एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। अब ये वैक्यूम ट्यूब है क्या? अब वैक्यूम ट्यूब क्या था? ये कुछ नहीं है, एक बल्ब था। ठीक है? एक बल्ब था, कुछ वोल्टेज को इसमें डाला जाता था और ये वोल्टेज को कंज्यूम करके, जैसे आप देखते होंगे आपके घर में हीटर वगैरह होता है तो लाइट जलाते हैं, अब हीटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। जब भी हम कोई हैवी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज हमारे थोड़े ड्रॉप होते हैं ना। तो ये क्या करता था, बेसिकली वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करता था, जो आपका यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है? ये वोल्टेज को ड्रॉप करता था। वोल्टेज को ड्रॉप करने के बाद क्या करता था, जहाँ पे हमको जितने वोल्ट चाहिए वहाँ पे उतने वोल्ट ये भेज देता था। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि इसमें 5 से 10,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कारण ये था कि अब ये सब जलते थे। जलना मतलब ब्लो करते थे, है ना? ब्लो करते थे तो इसमें हीट हीट बहुत ज़्यादा होती थी। आप देखते हो, अब तो हम लोग सीएफएल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये चीज़ें करते हैं। पहले हमारे घर में एक पुराना बल्ब हुआ करता था ₹10 का, सूर्या बल्ब, ठीक है ना? ₹10 का मिलता था। तो वो बल्ब में कितनी हीट होती थी ना, वैसे ये हीट उत्पन्न करते थे। मान लो 5,000 वैक्यूम ट्यूब एक साथ बर्न करेंगे, जलेंगे, ब्लो करेंगे, तो कितनी हीट उत्पन्न होगी? तो सबसे बड़ी बात ये थी, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती थी कि ब्लो करता था, हीट होती थी कि काम करना बड़ा मुश्किल होता था। और जब हीट होगी, इतने सारे वैक्यूम ट्यूब ब्लो करेंगे, तो आपको मालूम है पावर का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, तो इसमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी, है ना? तो आपको याद रहेगा कि हम पहली जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया था। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और पहली जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और क्या था, इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है? और अत्यधिक ऊष्मा होती थी। ऊष्मा मतलब गर्मी होती थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से। ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ, ये 1940 से 1956 के बीच तक काम करते रहे।
करते 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 इनको एक सफलता मिली। सफलता ये मिली कि इन लोगों ने क्या किया, एक जो है ट्रांजिस्टर की खोज किया सेकेंड जनरेशन में। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर मतलब जो 3 टाँगें होती हैं, ठीक है? ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा रहा होगा, कहीं पर आप लोग मोबाइल का चार्जर-वार्जर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऐसे लगे रहते हैं। कहीं पुराना कोई चार्जर खराब पड़ा हो तो आप खोल के देखिएगा तो आपको ये ट्रांजिस्टर वहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? ट्रांजिस्टर क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है और क्या करता है? आपको पता होगा, कुछ आइडिया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वोल्टेज को रेगुलेट करके बिजली की खपत को कम करता है, ठीक है? और इससे कोई गर्मी भी हमको उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है? तो ये अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये यहाँ पे अलग है कि स्टील स्टील का लगा हुआ है, ये भी ट्रांजिस्टर है। टाइप अलग-अलग होते हैं, इनके नंबर्स अलग-अलग होते हैं, सब अलग-अलग फ़ंक्शन में काम करते हैं। कोई 6 वोल्ट काम करता है, कोई 6 वोल्ट का आउटपुट देता है, कोई 3 वोल्ट आउटपुट देता है, कोई 12 वोल्ट आउटपुट देता है, तो हमको हमारे सर्किट के हिसाब से इनको लगाना होता है, ठीक है? तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और ये एक क्रांति लाया। क्रांति ये लाया कि इसने क्या किया, जितने भी हमारे वैक्यूम ट्यूब थे, उन सारे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, जब इसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया तो वैक्यूम ट्यूब को मैंने बताया था कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे, तो वहाँ प्रॉब्लम ये था कि बहुत ज़्यादा हीट होती थी। अब जब ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया गया, तो क्या हुआ, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस कर दिया तो क्या हुआ कि हमारी जो हीट वाली प्रॉब्लम थी और जो जगह वाली प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी सॉल्व हो गई, है ना? अब हीट कंप्यूटर में नहीं होती थी, ठीक है? अब क्या होता था, कंप्यूटर का स्पेस भी कम हो गया क्योंकि साइज में बहुत छोटा ट्रांजिस्टर तो लग गया। तो इसका ड्यूरेशन क्या था? इसकी ड्यूरेशन थी 1956 से 1963 के बीच में हमारे पास कंप्यूटर में ये क्रांति आई कि हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है? ट्रांजिस्टर का विकास हुआ। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछता है आपसे कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ और जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? ट्रांजिस्टर थे, जिसकी वजह से अभी गर्मी का प्रॉब्लम या ऊष्मा का प्रॉब्लम खत्म हो गया और बिजली खपत पहले से कम हो गई और कंप्यूटर आकार में पहले से थोड़ा छोटा हो गया, ठीक? अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो है एक और क्रांतिकारी जनरेशन है। ये जो है 1964 से 1971, 1964 से 1971 के बीच में ये जनरेशन पे पूरा काम हुआ। और इस जनरेशन में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि हम लोगों ने एक सेमीकंडक्टर ढूँढा जिसको हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं आईसी। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इसके अंदर एक सर्किट बना हुआ है। मान लो कि मुझे कोई एक बहुत बड़ा मीन्स कुछ बनाना, जैसे अब हमारे घर में आप पंखा देखते हैं, जब पंखे का कनेक्शन जाता है तो क्या होता है कि वो एक वायर होता है, वायर के माध्यम से बोर्ड में आता है, बोर्ड से फिर हमारा एक बटन लगा होता है, उस बटन को हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो बटन से क्या होता है, सिग्नल वहाँ पे जाता है। फिर एक लगा होता है आपका रेगुलेटर, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है ना? फैन की स्पीड कम ज़्यादा कैसे होती है? रेगुलेटर से। जब आप रेगुलेटर को कम ज़्यादा वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो फैन की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। अभी क्या हुआ है, अब इसके बाद क्या हुआ है कि अब नया चीज़ आ गया है मार्केट में। अब नया चीज़ क्या आ गया है, जब से आईसी पे आया तो क्या हुआ, आजकल तो रिमोट वाले पंखे आने लगे, रिमोट से आप कंट्रोल कर लेते हो। तो क्या हुआ, कोई वायर कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं उसके अंदर, सॉरी कोई वायर है ही नहीं उसके अंदर। आप किससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, या तो इंफ्रारेड से या ब्लूटूथ से वाईफाई से आप उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो और उसके अंदर आईसी वगैरह लगा होता है। वही इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आपके फैन को ऑपरेट करता है, ठीक है? और अलग-अलग तरीके से काम करता है। इसको हम अलग-अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन चिप, जिसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोग को? हम थर्ड जनरेशन तक पहुँच गए हैं। तो पहली जनरेशन में मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, हमने पढ़ा है वैक्यूम ट्यूब आया था। सेकंड जनरेशन में हमने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर आया है। थर्ड जनरेशन में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप का आविष्कार किया गया जिसको हम बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? अब मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि कौन से जनरेशन में कंप्यूटर के नाम कौन कौन से थे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो, ठीक है? पहले हम तो देखें कंपोनेंट क्या क्या यूज़ किए गए, ठीक है? फिर कौन कौन से कंप्यूटर बने और इनके नाम क्या थे, हम वो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
अब बारी आती है हमारी फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन एक बहुत क्रांतिकारी जनरेशन थी ये, है ना? क्रांतिकारी जनरेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब कंप्यूटर में एक समझने की क्षमता आ गई थी। कंप्यूटर सेल्फ डिसीजन लेने का काम करने लगा था। ठीक है, हम कोई प्रोग्राम दे देते हैं तो अपने हिसाब से उसको वो ऑपरेट करने लगा था। स्पीड बढ़ गई उसकी, एक्यूरेसी बढ़ गई उसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बात है 1971 से 1990 की। ठीक है, जब यहाँ पे हम किसका जो है आविष्कार किया गया, यहाँ पे आविष्कार किया है माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, बात एक ही है। माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर बात एक ही है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे जो आविष्कार हुआ है उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो है, जैसे आप नाम सुन रहे हैं कंट्रोलर, तो ये कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट, ये पूरे जो है ओवरऑल कंप्यूटर की जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को कंट्रोल करता था। हम भी जो प्रोग्राम देते हैं, है ना, उस फंक्शनलिटी को जो है ये माइक्रो कंट्रोलर जो है कंट्रोल करके कंट्रोल करता था। प्रोग्राम का जो भी हम प्रोग्राम देते थे उससे कंट्रोल करके इसको जो है प्रोग्राम को देखता था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसी में फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन जो है हमारे लिए तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि आज से और 1990 से आज तक ये फिफ्थ जनरेशन चली आ रही है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ चेंजेस मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। आज तो हम बहुत कंप्यूटर के बहुत एक डिजिटल एरा में चल रहे हैं, और ये डिजिटल एरा जो है बहुत हमारे लिए उपयोगी है। हमारे नए जो वैज्ञानिक बन रहे हैं जो हैं, और हर हर क्षेत्र में ये कंप्यूटर हमारी बहुत मदद कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं फिफ्थ जनरेशन की बात करूँ, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल अ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, इसमें सबसे बड़े चिप्स का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, दे विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज और ग्राफ, वो ग्राफ और इमेज को भी पहचान जाएगा। दे विल बी एबल टू यूज मोर देन अ सीपीयू फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, वो एक से अधिक सीपीयू को उपयोग करेगा। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेंडेड टू वर्क विथ न्यूट्रल नेचुरल लैंग्वेजेस, सारे नेचुरल लैंग्वेज पे काम करेंगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एम टू बी एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो अभी आगे चल के क्या होने वाला है कि भैया जितने भी हाई कॉम्प्लेक्स वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेगा, डिसीजन भी लेगा, लॉजिकल और रीजनिंग सब कुछ करेगा ये। तो आने वाला जो हमारा युग है, आप देखते जाइए कि क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरे कंप्यूटर की पांचों जनरेशन। ठीक है, पांचों जनरेशन। ठीक है, जो आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इधर पे अलग अलग जनरेशन में अलग अलग कंप्यूटर के कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं, तो मैं फटाफट ब्रीफिंग कर देता हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। तो अगर मैं पहली जनरेशन में बात करूँ तो सबसे पहले जो है मेरा कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन में एनियाक। ठीक है, ये जो है पहली जनरेशन कंप्यूटर था। एनियाक था, यूनिवैक था। ठीक है, 1945 में जो था ये एनियाक आया था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये 1945 में आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा है यूनिवैक, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आया है 1951 में। इसके बाद हम बात करते हैं एडवैक की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आया 1945 में। इसके बाद आया एटसैक, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये आया 1949 में। ठीक है, इसके बाद आया मैनियक, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल एनालाइजर न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आया 1952 में। ठीक है, इनको मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको वीडियो एक बना दूंगा, जहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि भाई एनियक क्या है, एटसैक क्या है ना। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आपको बता देता हूँ मैं। वो थे IBM 700 सीरीज 1952 में। इसके बाद यूनिवैक 1103, ये था 1953 के बाद। इसके बाद आया CDC 1604, ये आया आपका कंप्यूटर जो है पैरेलली चला है 1960 के दशक में। ठीक है,
इसके बाद आपका कंप्यूटर आया है IBM 1401 जो 1959 में शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद आया हनीवेल, ये 400 सीरीज का कंप्यूटर था, ये 1959 के बाद शुरू हुआ। तो ये थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। अब मैं बात करता हूँ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इस प्रकार से हैं। IBM सिस्टम 360, ये वर्ष 1964 में चालू हुआ या लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद नाम दिया गया, या कंप्यूटर आया, ठीक है। इसके बाद CDC 6600 आया 1964 में। इसके बाद जो है, ये तो आपके थे तीसरे जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आया इंटेल 4004, ठीक है, ये 1971 में आया। इसके हम बात करते हैं सेकेंड नंबर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन का, जिसको बोलते हैं IBM सिस्टम 370, ठीक है, ये वर्ष 1970 में आया। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर आ गया, जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप बोलते हैं ना, हमारे कंप्यूटर डेस्क पर रख के काम करते हैं। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं आज, ठीक है। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स आते हैं, ये फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। जो भी हम आज के डेट में गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास वॉचेस हैं, ये सारे हमारे कंप्यूटर ही हैं एक तरीके के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए गुड बाय।